हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का तीसरा चैप्टर यानी कि एपिडेमियोलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है एपिडेमियोलॉजी, इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। एपी प्लस डेमोस प्लस लोगोस। एपी मीन्स among, डेमोस मीन्स पीपल एंड लोगोस मीन्स स्टडी। अब हम समझते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है। इट मीन्स एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट अकर अमंग द कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी के बीच जो इवेंट्स हो रहा है उसी इवेंट्स की स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। इवेंट्स जैसे कि कम्युनिटी के बीच कोई एक हेल्थ इशू है या फिर कोई एक डिजीज स्प्रेड हो रहा है तो वो क्या हो गया, इवेंट्स हो गया। उसी के अकरेंस के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजी। यानी कि कम्युनिटी के बीच किसी न किसी इवेंट्स के अकरेंस के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजी बोलेंगे। यानी कि कम्युनिटी के बीच जो इवेंट्स हो रहा है उसके स्टडी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कॉज ऑफ डिजीज इन मैनकाइंड। यानी कि एपिडेमियोलॉजी जो है ये किसी डिजीज के अकरेंस, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके कॉज का स्टडी है। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के डेफिनेशंस के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ related events in a specified population and the applications of this study to control the health problem। यानी कि इसका जो मतलब है वो क्या है कि एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी इज द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। यानी कि एपिडेमियोलॉजी जो है ये स्टडी है हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके डिटर्मिनेंट्स का एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस में, और इस स्टडी का अप्लीकेशंस करते हैं। यानी कि इस स्टडी को अप्लाई करते हैं टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इस स्टडी को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस स्टडी को अप्लाई करके हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। फिर से बात कर लेते हैं डेफिनेशन का। तो एपिडेमियोलॉजी जो है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशंस में हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस और डिटर्मिनेंट्स का स्टडी है, और इस स्टडी का अप्लीकेशंस करते हैं। यानी कि इस स्टडी को अप्लाई करते हैं टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। अब है स्कोप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या क्या स्कोप्स है। तो पहला है प्लान फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यानी कि एपिडेमियोलॉजी पढ़ के हम डिजीज प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर है प्रिडिक्ट द डिजीज पैटर्न फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो डिजीज का पैटर्न है कम्युनिटी के बीच, जैसे कि हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ एक पैटर्न होता है कम्युनिटी के बीच, तो उसी पैटर्न को प्रिडिक्ट करना और उस बीमारी को वहाँ पे प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। फिर है मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किसी डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए उस साइट पे जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है उन सभी रिसोर्सेज को उस साइट पे मुहैया कराना, उस साइट तक वहाँ तक पहुँचाना। फिर है इवैल्यूएट प्रोग्राम्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डिजीज प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जो भी प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना। फिर है डेवलप एविडेंस बेस्ड एंड प्रैक्टिकल पॉलिसी फॉर इफेक्टिव डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए एविडेंस बेस्ड और एक प्रैक्टिकल पॉलिसी का डेवलप करना। फिर है डेवलप अ डाटाबेसेस
फॉर फर्दर स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज एंड कंडीशन। यानी कि जो फर्दर स्टडी के लिए यानी कि फ्यूचर में स्टडी के लिए जो है एक डाटाबेस डेवलप करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में जो है डिजीज के कंडीशंस का स्टडी हो सके। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ related events in specified populations and applications of this study to control the health problem। यानी कि एपिडेमियोलॉजी जो है ये स्टडी है हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस और डिटर्मिनेंट्स का एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस में, और इस स्टडी का अप्लीकेशंस करते हैं यानी कि इस स्टडी को अप्लाई करते हैं डिजीज के प्रिवेंशन और उसके कंट्रोल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी हैज 3 कंपोनेंट। एपिडेमियोलॉजी का 3 कंपोनेंट है। पहला डिजीज फ्रीक्वेंसी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस, और तीसरा है डिटर्मिनेंट्स। अब देखते हैं कि डिजीज फ्रीक्वेंसी क्या है। तो डिजीज फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टेन अ डिजीज और अनदर हेल्थ इवेंट्स अकर इन अ पॉपुलेशन। यानी कि ये डिस्क्राइब करता है कि कोई एक बीमारी, कोई एक डिजीज या फिर दूसरा हेल्थ इवेंट्स पॉपुलेशंस में कैसे होता है। इट इज मेजर्ड बाय रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन के द्वारा मेजर किया जाता है। इट इज अगला पॉइंट है इट इज मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी और डेथ। ये क्या है? मेजरमेंट है डिजीज के फ्रीक्वेंसी का, उसके डिसेबिलिटी का या फिर डेथ का। अब है डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज। इट इज वेल नोन दैट डिजीज एंड हेल्थ आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये आपको अच्छे से पता होगा कि डिजीज या फिर हेल्थ जो है पॉपुलेशंस के बीच, कम्युनिटी के बीच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। कहीं पे ज़्यादा रहता है तो कहीं पे कम रहता है, वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है। अगला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशंस पैटर्न इन वेरियस सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यानी कि एपिडेमियोलॉजी का जो फंक्शंस है वो है कि स्टडी करना वेरियस सब ग्रुप के बीच डिस्ट्रीब्यूशंस के पैटर्न का, पॉपुलेशंस के अलग अलग सब ग्रुप के बीच डिस्ट्रीब्यूशंस पैटर्न को स्टडी करना बाय टाइम यानी किसी टाइम पे, ठीक है, किसी प्लेस पे और किसी पर्सन के अंदर। अगला पॉइंट है एन इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ दिस स्टडी इज फॉर्मुलेशन ऑफ इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। यानी कि इस स्टडी का जो एक इम्पोर्टेंट आउटकम है वो क्या है? फॉर्मुलेशंस ऑफ एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। यानी कि यहाँ पे एक इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है, एक इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस बनाया जाता है। इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस जैसे कि कोई एक बीमारी के कॉज के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, वहाँ पे एक हाइपोथेसिस दिया जाता है कि इस बीमारी के पीछे ये वजह हो सकती है। दिस एस्पेक्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। और एपिडेमियोलॉजी का ये जो एस्पेक्ट है इसको एपिडेमियोलॉजी के डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट कहते हैं। यानी कि एपिडेमियोलॉजी का ये जो एस्पेक्ट है इसको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है। द यूनिक फीचर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू टेस्ट एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डिजीज। यानी कि एपिडेमियोलॉजी का जो यूनिक फीचर्स है वो एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, यानी कि बीमारी के कारण के बारे में जो भी हम पता लगाए थे, जो भी अनुमान लगाए थे कि इसके पीछे ये वजह हो सकती है, उसको टेस्ट करना, क्या सच में यही वजह है, यही कारण है, और आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग
कॉजेज ऑफ डिजीज और उस बीमारी के पीछे उसकी एक्चुअल वजह क्या है उसको पता करना, उसको आइडेंटिफाई करना। अगला पॉइंट्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज इंक्लूड फैक्टर और कॉज, यानी कि डिजीज का जो डिटर्मिनेंट्स है उसमें क्या सब आता है, तो डिजीज का फैक्टर यानी कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा और उसका क्या कॉज है। अब है एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या क्या एम्स है। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन, यानी कि ऑस्ट्रेलियन एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग एपिडेमियोलॉजी का क्या क्या एम्स है। तो पहला है टू डिस्क्राइब डिजीज पैटर्न इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशंस के बीच डिजीज के पैटर्न को डिस्क्राइब करना। दूसरा एम्स क्या है, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। अगला है टू प्रोवाइड डाटा एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट, यानी कि डिजीज के मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी डाटा एसेंशियल्स है वो सभी डाटा प्रोवाइड करना। अब है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एपिडेमियोलॉजी का क्या क्या एम्स है। तो पहला है टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशंस के बीच जो है डिजीज प्रॉब्लम के डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करना। फिर अगला पॉइंट है टू आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के प्रोग्रेस में जो इटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करना, यानी कि पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, डिजीज के पैथोजेनेसिस में जो इटियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका पता लगाना है। फिर अगला पॉइंट है टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशंस ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि इसमें क्या है एसेंशियल डाटा प्रोवाइड करना टू प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशंस ऑफ सर्विसेज, डिजीज के प्रिवेंशन कंट्रोल और ट्रीटमेंट के लिए जो भी सर्विसेज चल रही है, वास्तव में जो भी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है उस सर्विसेज के प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के लिए जो भी एसेंशियल डाटा की आवश्यकता होती है उसको प्रोवाइड करना। अब है यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का क्या यूज है। तो पहला यूज इसका क्या है कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डिजीज के हिस्ट्री को स्टडी करना, यानी कि उस डिजीज का क्या हिस्ट्री है, पहले का प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसको स्टडी करना। अब है प्लानिंग ऑफ डिजीज, ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट, डिजीज के प्रिवेंशन के लिए उसे कंट्रोल के लिए और ट्रीटमेंट के लिए प्लानिंग करना, एक प्लान बनाना। फिर है कम्युनिटी डायग्नोसिस, यानी कि कम्युनिटी के बीच हेल्थ इशू का एक डायग्नोसिस बनाना। फिर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स रिस्क, यानी कि इंडिविजुअल्स के रिस्क को असेस करना, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग क्या है, एक लंग्स कैंसर का रिस्क है, यानी कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग्स कैंसर हो सकता है। तो इन सभी रिस्क फैक्टर को एसेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना। फिर है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सिंड्रोम, यानी कम्युनिटी के बीच जो सिंड्रोम है, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, यानी कि अगला यूज जो है इसका एपिडेमियोलॉजी का वो क्या है कि कंप्लीशंस ऑफ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ क्रोनिक डिजीज, यानी कि जो क्रोनिक डिजीज है जो लंबे समय से चल रहा है उसके उसके क्लिनिकल पिक्चर को कंप्लीट करना, ताकि जो है उसका एक प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान बनाया जा सके।
फिर है सर्चिंग फॉर कॉजेज, यानी कि उस बीमारी के पीछे क्या वजह है उसको सर्च करना, उसको ढूंढना। फिर है इवैल्यूएशन, ठीक है, जो भी वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज चल रही है डिजीज के प्रिवेंशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट के लिए जो भी सर्विसेज वहाँ पे चल रही है उस सर्विसेज को एवोलेट करना कि सही डायरेक्शन में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए ये स्कीम इफ़ेक्टिव है भी या फिर नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।